इस नई वाले वेव में मृत्यु दर किस तरह से है या इसको किस तरह से समझना चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं दिलीप मावलंकर जी। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर के डायरेक्टर हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। आभार मुझे आपके और चैनल मैं पे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो जो मेरे मन में सवाल है और भी लोगों का ये सवाल है कि इस बार क्या ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं लाशों का अंबार लगा है। अस्पतालों में, मोर्चरी में लाशें हैं, शमशान घाट में जलाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, इतनी ज्यादा लाशें वहां पहुंच रही हैं। तो क्या इसमें फैटेलिटी रेट पहली वाली जो वेव है उससे ज्यादा है? हाँ, एक बहुत उचित सवाल है। आपको याद होगा कि फरवरी के शुरुआत में भारत में कम से कम केस कोविड के हो रहे थे 8,000 से 10,000 के बीच डेली। और फरवरी 15 के बाद ये धीरे धीरे बढ़ने लगे और केस बढ़ते बढ़ते अभी 1,80,000 पर डे के पास पहुंच गए। सबसे ज्यादा नंबर है। इवन सितंबर में जब ज्यादा से ज्यादा 90-93 हजार के तब पहुंचे थे, उससे भी करीबन डबल के आसपास ये अभी आंकड़ा पहुंच गया है। तो उसके साथ शुरुआत के मार्च के दिन में और मार्च के मध्य तक ऐसे लग रहा था कि ये जो केस बढ़ रहे हैं बट मृत्यु बढ़ नहीं रहे हैं, मृत्यु बहुत कम थे। अभी भी मृत्यु की संख्या जो सरकारी तौर से आ रही है वो इतनी ज्यादा नहीं है। बट जो न्यूज़पेपर, अखबारों में, टीवी में जो दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा मृत्यु आमतौर पे जो उसी शहर में या उसी इलाके में होते हैं उससे बहुत ज्यादा मृत्यु हो रहे हैं। तो जरूर ये वेव में सरकारी तौर के जो आंकड़े हैं उसमें मृत्यु दर इतना ज्यादा नहीं है, बट ओवरऑल मृत्यु दर इसका ज्यादा दिखने को मिल रहा है। उसके आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है। बट जैसे जैसे ये वेव और बढ़ेगा वैसे वैसे मृत्यु दर और भी बढ़ सकता है, क्योंकि पहले क्या हुआ कि जो युवा वर्ग था उसमें ये रोग फैलने लगा, क्योंकि वो काम के लिए बाहर जाते हैं, वो दूसरे सिनेमा घरों, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। तो पहले ये युवा वर्ग को ये रोग फरवरी मार्च में लगने लगा और उनके अंदर मृत्यु दर कम होता है। बट युवा वर्ग के बाद जब उनके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको जैसे जैसे रोग फैल रहा है तो मृत्यु दर धीरे धीरे अभी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा ये भी है कि ये जो दूसरी या तीसरी जो भी वेव है उसमें पूरी पूरी फैमिली अफेक्ट हो रही है। पिछली वेव में ये दिखाई दे रहा था कि घर में से एक या दो आदमी को लगता था, बाकी के लोगों को नहीं लगता था। अभी ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि पूरी फैमिली को ये हो रहा है। तो जो बुजुर्ग हैं उनको अगर होता है तो उनका मृत्यु दर तो जरूर ज्यादा रहेगा, उनको ऑक्सीजन की जरूरियात भी ज्यादा रहेगी। ये भी सुनाई दे रहा है कहीं कहीं से कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है हॉस्पिटल्स में। इवन किसी किसी सिटी में ऑक्सीजन भी कमी हो रही है, कि वो दिखा रहा है कि ये वेव भी पहले जो लगा था कि माइल्ड है वैसे नहीं है, ज्यादा सीरियस वेव, और उसकी कंडीशन भी ज्यादा लोगों की सीरियस हो रही है। सर, ये दो आंकड़े आ रहे हैं जो बिल्कुल मतलब थोड़े डिस्टर्बिंग लग रहे हैं। एक तो जो इस बार वाला जो संक्रमण है वो 30 से 50 साल की उम्र वाले लोगों में ज्यादा हो रहा है। दूसरी चीज ये, या फिर हम कह सकते हैं 30 से 60 साल, हम उसको अगर स्ट्रेच कर दें तो उस एज ग्रुप को। दूसरी बात यह है कि जनवरी तक हमारा जो फेर्टिलिटी रेट है वो 1.1 था। हालांकि उससे पहले अगर सितंबर की बात करें तो थोड़ा ज्यादा था, 1.6 के आसपास था। वो कम होकर 1.1 तक जनवरी में आ जाता है। लेकिन अब तेजी से वो ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। तो क्या ये मानना चाहिए कि ये वाला जो म्यूटेंट है, ये वाला जो कोरोना का वेरिएंट है, उसमें कम उम्र के लोगों में भी फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, या भी थोड़ा हो लीथल है सकता ये? ये भी हो सकता है, देखना पड़ेगा एज वाइज ब्रेकअप करके। बट ये भी हो रहा है कि जो यंग लोग हैं उनको भी काफी फेफड़ों में बीमारी दिखाई दे रही है और सीरियस भी बन रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चे भी अभी ये वेव में इसके शिकार हो रहे हैं। जो पहले की वेव में इतने बच्चों में ये रोग नहीं देखा गया था, बट अभी ऐसे भी छोटे छोटे बच्चों को भी ये रोग लागू होना चालू हो गया है। तो ये जो नया म्यूटेंट है या जो कुछ फर्क हुआ है उसमें ये दो चीजें कि पूरी फैमिली को अफेक्ट करना
बच्चों में दिखाई देना और जो यंग लोग हैं उनको में भी सीरियस होना, ये तीनों चीजें अभी सामने आ रही है। बट उसका एक ठीक से अध्ययन होना चाहिए, तो हमें पूरे आंकड़े मिलेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या हुआ है। दूसरा ये भी हो सकता है कि हमने वैक्सीनेशन चालू कर दिया है, तो कई जगह में 60 से ऊपर वालों को तो काफी 70-80% लोगों को वैक्सीन मिल गया है। अभी तो 45 से ऊपर वालों को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से भी ये हो सकता है कि 60 के ऊपर के लोगों में ये संक्रमण कम दिखाई दे रहा है। आपने सर वैक्सीन का जिक्र किया, वैक्सीन को लेकर भी कई तरह के सवाल अब होने लग गए हैं। एक वैक्सीन की शॉर्टेज का तो सवाल कई सरकारें भी उठाई रही हैं, कई राज्य सरकारें। दूसरा ये भी बात सामने आ रही है कि जिनको वैक्सीन के 2 डोज लग चुके हैं उनको भी कोरोना का संक्रमण हो रहा है, ऐसी भी खबरें कई तरह की आ रही हैं। अ, तो इसको हमें किस तरह से समझना चाहिए, क्योंकि लोगों में एक एक भ्रम की स्थिति सी पैदा हो रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी ये कोरोना तो फैल रहा है संक्रमण। ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी है। समाचार माध्यमों में, न्यूज़पेपर में, टीवी में आता रहता है कि वैक्सीन के एक डोज लगने के बाद, पहले आपको याद होगा जब शुरू हुआ तब हरियाणा या पंजाब के कोई मिनिस्टर साहब थे, उनको 15 दिन के बाद हो गया था, तो उसकी बड़ी न्यूज आई थी। अभी बार अनिल बार विज। ये आ रहा है। बट ये समझना जरूरी है कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो 90% को हम दे रहे हैं, उसकी कारगरता 70% है। उसका मतलब ये है कि 100 लोगों को देंगे तो 70 लोगों को बिल्कुल नहीं होगा, बट उसमें से 30 लोगों में हो सकता है। बट कारगरता के 2 मापदंड है, एक रोग होने की कारगरता या रोग से प्रतिकारक शक्ति मिलने की कारगरता, और एक सीरियस रोग या हॉस्पिटलाइजेशन की शक्यता की कितनी कम होती है। तो ये देखा गया है कि ये वैक्सीन में हॉस्पिटलाइजेशन या तो सीरियस रोग होने की कारगरता ऑलमोस्ट 100% है। तो अगर रोग होगा तो भी माइल्ड होगा, ऐसे ये जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें से दिखाई दे रहा है। सीरियस रोग नहीं होगा, मृत्यु तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे हम मान सकते हैं। बट ये सब ट्रायल के आधार पे देखा गया है। हमें इसको अपने देश में या अपने प्रदेश में कितने लोगों को हुआ उसका विश्लेषण करके निकालना पड़ेगा कि सपोज हमने अभी 10 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दिया है, तो उसमें से कितनों को, जिसके वैक्सीन लिया है एक वैक्सीन, उसमें से कितनों को कोरोना हुआ, और 2 डोज लिया है उनमें से कितनों को कोरोना हुआ। क्योंकि ये भी ये देखा गया, इजराइल में इसका डेटा बहुत उन्होंने बारीकाई से देखा है कि वैक्सीन लेने के बाद पहले 2 वीक में उनको दिखाई दिया कि कोरोना का रेट वो वैक्सीन लेने वालों में ज्यादा आता है थोड़ा सा। उसका ये कारण है कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों को लग जाता है कि अभी कोई एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम प्रोटेक्ट हो गए। ऐसे नहीं होता है, कम से कम 3 वीक तक वैक्सीन की पूरी इफेक्टिवनेस आती नहीं है। तो हमें मास्क भी पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना है, सैनिटाइजेशन करना है, बिन जरूरी बाहर नहीं जाना है वैक्सीन लेने के बाद भी। तो ये लोगों को बहुत जरूरी समझाना पड़ेगा। दूसरा ये भी समझाना पड़ेगा कि वैक्सीन से इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीन से मीनिंग वैक्सीन के बाद, बट वो माइल्ड होगा, सीरियस नहीं होगा और दूसरों को जल्दी से फैलेगा नहीं। सर, जब पिछले साल हमारे पास वैक्सीन नहीं थी और कोरोना का संक्रमण जब बढ़ रहा था, हम पीक की तरफ जा रहे थे, तब इसी चीज की कमी महसूस की जा रही थी कि काश हमारे पास वैक्सीन होती तो ये स्थिति हम काबू में कर लेते। अब जो दूसरा वेव अभी जो शुरू हुआ है फरवरी से या मार्च से, तो अब हमारे पास वैक्सीन भी है, जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो गया था। तो क्या आपको लगता है कि हमारी जो वैक्सीन को लेकर स्ट्रेटजी थी उसमें कुछ कमी रह गई, या उसको अब भी बदलना चाहिए जिस हिसाब से कुछ ही इलाकों में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, ज्यादा संक्रमण फैल रहा है? अपने स्ट्रेटेजी में अभी जो हो रहा है उसमें 2 परिवर्तन सजेस्ट मैं करना चाह रहा हूँ। एक तो जो पहले हुआ था कि जो डॉक्टरों को पहले दिया गया 1 महीने के लिए, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया, फिर सबको दिया गया, तो उसके साथ ही पहले ही महीने में या 15 दिन के बाद ही सबको देना, 60 साल के आगे सबको देना शुरू करते तो हम बहुत जल्दी से उनको कवर कर पाते। जो हमने धीरे धीरे शुरुआत की, किसी ने बोला कि ये तो मैराथन जैसा दौड़ है, बहुत लंबा है, तो हम धीरे धीरे दौड़ेंगे, बट ये इमरजेंसी अप्रूवल था।
ये कोई रूटीन अप्रूवल नहीं था। इमरजेंसी मींस 24 घंटे वैक्सीन देना चाहिए था, सातों दिन वैक्सीन देना चाहिए था। सो एक ये हम लेसन ले सकते हैं कि अभी हमें इमरजेंसी के तौर पे काम करना पड़ेगा। आज ही मैंने मेरे फेसबुक पे डाला है कि हम आर्मी की मदद क्यों नहीं ले रहे हैं इसको फाइट करने के लिए, बिकॉज हेल्थ वर्कर 1 साल से, डॉक्टर 1 साल से इसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, बेचारे थक गए हैं। 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनके खुद क्या भी उनको चिंता है, तो बाकी के लोगों को भी मदद लेना चाहिए। दूसरा, ये वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी जो अभी हमने ली है उसका मेन फोकस है कि मृत्यु दर कम करना, इन्फेक्शन कम करना, ये स्ट्रेटेजी नहीं है अभी। क्यों मैं ऐसे बता रहा हूं कि हम 60 से ऊपर, 45 से ऊपर पूरे देश में दे रहे हैं, बिकॉज ये दो जो ग्रुप है वो ज्यादा रिस्की ग्रुप है। दूसरा ये स्ट्रेटेजी हो सकता है कि हम जल्दी से जल्दी हर्ड इम्यूनिटी के तौर पे पहुंच जाए। तो हर्ड इम्यूनिटी लोकल होती है, हर एक सिटी की अलग अलग हर्ड इम्यूनिटी होती है। तो मेरा तो ये सुझाव था, मैंने लिख के भी भेजा था कि भारत के 50 ऐसे जिले हैं, भारत में सब मिला के 740 जिले हैं, उसमें से सिर्फ 50 ऐसे जिले हैं जिसमें बड़े बड़े शहर हैं, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, कलकत्ता, जहां सबसे ज्यादा संक्रमण हो रहा है, सबसे ज्यादा केस हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। तो उस 50 जिलों में ही सबसे पहले वैक्सीन देना चाहिए था और सब 18 के ऊपर के सबको वैक्सीन दे देना चाहिए। तो क्या होगा कि वो 50 जिलों में एकदम से ये संक्रमण डाउन हो जाता, तो ये शायद दूसरी वेव को हम बहुत कम कर सकते थे। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है, जस्ट उदाहरण के तौर पे देता हूँ। आज तक हमने 10 करोड़ वैक्सीन लगाई पूरे देश में। अगर हम दूसरी स्ट्रेटेजी करते और 10 करोड़ वैक्सीन सिर्फ महाराष्ट्र में दे देते, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 12 करोड़ है, या महाराष्ट्र और पंजाब और केरला में दे देते, तो महाराष्ट्र में हर्ड इम्यूनिटी आ जाती और महाराष्ट्र के केस एकदम कम हो जाते। तो जो महाराष्ट्र में 60-60 हजार केस हो रहे हैं, तो वो 10,000 पे शायद पहुंच जाता, तो पूरे देश का नंबर भी कम हो जाता था। अभी क्या हो रहा है कि हम सब जगह फैला रहे हैं वैक्सीन को, तो उसकी जब तक हम पूरे देश में 70% तक नहीं पहुंचेंगे, यानी 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं देंगे, तब तक ये संक्रमण कम होने की शक्यता कम है। सो जहां जहां ज्यादा केसेस हैं, उसी जिले में, उसी जिले के उसी गांव में, उस गांव के उस एरिया में वैक्सीनेशन अगर फोकस्ड किया जाए, तो कम वैक्सीन में हम ज्यादा डिजीज को जल्दी से दबा सकते हैं। एक सवाल और भी बहुत ही कॉमनली लोग पूछ रहे हैं कि एक पार्ट में इतना हालात खराब हो रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, महाराष्ट्र में पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन स्टेट है, वहां पर रैलियों में बहुत भीड़ उमड़ी हुई दिखती है। उत्तराखंड में हम देखें तो हरिद्वार के कुंभ में भी बहुत भीड़ दिखती है, लेकिन वहां पर ना तो कोरोना उतना ज्यादा फैल रहा है, और एक मतलब वो डर होता है कि ये कोरोना का सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है, वो चीजें भी वहां नजर नहीं आ रही है। तो इसको किस तरह से पढ़ना चाहिए? ये अभी थोड़ा सा या ये, जल्दी हाँ, है क्या ये ये। टेस्टिंग रेट से जुड़ा हुआ मामला है या फिर कुछ और वजह है इसकी? सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकती है, हो भी सकती है। मई तक जब इलेक्शन खत्म होंगे, तब हमें देखना है कि कितने उधर केस बढ़ेंगे। पहले भी वेस्ट बंगाल में और बिहार में केस कम हुए थे, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, वेस्टर्न जो इंडिया है, उसमें ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं कि जिससे बहुत ही केस ज्यादा आ रहे हैं। बट जहां जहां भीड़ होगी वहां वहां केस बढ़ेंगे। आपने देखा होगा, अलग अलग टीवी ने दिखाया, दिवाली की भीड़ हुई और दिवाली के बाद दूसरा वेव कई जगह में हमें देखने को मिला। सो जहां भीड़ होगी वहां केस जरूर बढ़ेंगे, बट उनके अंदर कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, कितने लोग आ रहे हैं, वो भी एक देखने की चीज है। कुंभ मेला में भी क्या होगा उसका भी फॉलो अप करना चाहिए कि उधर अभी कितने केस हैं और कितने केस। और दूसरा क्या है कि ये बढ़ने का साइकिल 15 दिन के बाद शुरू होता है, क्योंकि एक भीड़ में 10, 15, 20 लोग हैं, तो उसको 7 दिन के बाद 200 लोगों को होगा, उसके बाद 200 लोगों के बाद 2000 लोगों को होगा। तो वो 2-3 साइकिल उसकी जब चलेगी,
तब वो ज्यादा केस दिखाई देंगे। जैसे कई जगह में जहां जहां भीड़ हुई उसके बाद में 1 महीने के बाद उधर केस बढ़ने शुरू हुए हैं। तो हमें जरूर डर तो बहुत है कि जहां जहां भीड़ हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं है, केस होने की बहुत शक्यता है। दूसरा एक पॉसिबिलिटी है, जैसे काफी एरियाज के स्लम्स में जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें केसेस नहीं हुए हैं, कम हुए हैं। धारावी मुंबई का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, 10 लाख लोग रहते हैं। उसमें जो लास्ट वेव आया था सितंबर का, उसमें कुल मिला के 3-4 हजार केस हुए थे 10 लाख में से। सबने बोला कि धारावी में एटम बॉम्ब जैसा बड़ा धड़ाका होगा, बहुत लोगों को संक्रमण होगा, बट ये नहीं हुआ है। सो ये वायरस का एक ये भी मैं मानता हूँ कि ये धर्म है, गुण है, जो है कि मैंने तो उसको बोला है कि ये वीआईपी वायरस है, बहुत गरीब लोगों को नहीं होता है, बट जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, आप देखो कितने मिनिस्टर्स को हो रहा है, चीफ मिनिस्टर को हो रहा है, एक्टर्स को हो रहा है, बिजनेसमैन को हो रहा है, जिसके पास सब सहूलियत है, जिसको अच्छा खाना मिलता है, उसका घर बड़ा है, उसको कांटेक्ट कम है, फिर भी उनको हो रहा है। तो ये वायरस का पूरा एपिडेमियोलॉजी हम अभी तक समझ नहीं पाए। जो रास्ते पे फ्रूट्स बेच रहे हैं, ये चला रहे हैं, लारी चला रहे हैं, रेकड़ी चला रहे हैं, उनको नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। या तो उनको इन्फेक्शन बहुत माइल्ड होता है कि उसमें से सिम्टम्स नहीं आते, जैसे धारावी में है 50% को इन्फेक्शन हो गया, एंटीबॉडी उनके दिखाई दे रहे हैं, बट उनमें से केसेस बहुत कम हो गए। सो ये भी एक समझने की जरूरी है कि कौन से सोशियो इकोनॉमिक क्लास में ये केसेस ज्यादा दिख रहे हैं। सर आखिरी सवाल, 1,80,000 सिंगल डे केसेस कल आए हैं। यहाँ से ये ग्राफ कितना ऊपर जा सकता है, यानी पीक कितने दूर और मान सकते हैं, क्या अनुमान है इसको लेकर? मैं तो इतना स्टैटिस्टिक्स जानता नहीं हूँ, बट अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में प्रोफेसर भ्रामर मुखर्जी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स से प्रोफेसर हैं और काफी टाइम से ये भारत के इसमें मॉडलिंग उन्होंने किया है, उनके मॉडलिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो दिखा रहे थे कि 1,80,000 सबसे कम नंबर था और सबसे ज्यादा 3 लाख का नंबर हो सकता है। और मृत्यु उन्होंने दिया था कि 2,000 से लेके 3-3.5 हजार पर डे मृत्यु तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा। बट वो डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये उनका एक वेरिएशन उन्होंने दिखाया था कि हम तो लोअर एंड पे तो पहुंच गए 1,80,000, उनका अपर एंड जो था एस्टिमेट का वो 3 लाख पर डे था, और मृत्यु का 2 से 3 हजार मृत्यु पर डे था। तो अभी हमें पीक में अभी कम से कम 2-3-4 हफ्ते, और ये आपने जो 2 और फैक्टर बोले, इलेक्शन का फैक्टर है और कुंभ मेला का फैक्टर है, तो उसमें से कितना स्प्रेड होता है, क्योंकि इलेक्शन का फैक्टर लोकल हो सकता है, कुंभ मेले में दूर दूर से लोग आते हैं, तो अगर उधर संक्रमण हुआ और वो लोग वापस गए उनके गांव में, उनके राज्यों में, तो वो उधर भी फैल सकता है। सो दूसरा ये भी हो रहा है कि जहां जहां लॉकडाउन हुआ है उधर से जो कर्मचारी थे, जो डेली वेजर्स थे, वो अपने गांव वापस चले गए हैं और जा रहे हैं मुंबई से और सूरत से वगैरह। तो वो भी कितना संक्रमण फैलाएगा वो भी देखना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि हम कितना इसके ऊपर और जाएंगे। क्या सर आपको सरकारों की जो इंतजामात है, जो इसको रोकने के लिए जो कोशिश है, उसमें भी कुछ कमी लगती है क्या? क्योंकि पहले भी हम इसे बीमारी नहीं अगर पिछले मार्च या अप्रैल या जून की बात करें तो उस वक्त हमारे लिए बीमारी नहीं थी, इंतजामात नए तरीके सिरे से करने पड़े, लेकिन क्या हमने सबक नहीं लिए पिछले बार से? कमी तो ऐसे नहीं बता सकते, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि जब दिसंबर, जनवरी और फरवरी के दिन थे, तब सब ने और सरकारों ने भी मान लिया कि अभी ये रोग गया, वापस नहीं आएगा। पहले एक ऐसे था कि विंटर सीजन, जाड़े की मौसम में ये रोग वापस आएगा, क्योंकि यूरोप में वही हुआ, अमेरिका में वही हुआ, सेकंड वेव नवंबर दिसंबर में आया। बट हमारे वहाँ जाड़ा होने के बावजूद, किसान आंदोलन होने के बावजूद भी वो वेव हमें नहीं देखने को मिला।
सो इससे एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बन गया कि भाई नहीं अभी तो गया। और जब वैक्सीनेशन भी आ गया मार्च जनवरी 15-16 से, तो और भी लोगों को लगा कि अभी तो वैक्सीन भी आ गया है, अभी ये भी बहुत ही कम हो रहे हैं, कोई इंडिकेशन और ऐसे कोई चेंज ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो अभी ये वापस नहीं आएगा। वो जो हमारी सबकी गलती हुई, पब्लिक हेल्थ के वालों की भी गलती मैं समझता हूँ, बाकी पॉलिटिकल विंग की, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की, दूसरा ये भी हुआ कि पॉलिटिकल विंग का अटेंशन शायद इलेक्शंस में चला गया, दूसरे किसी चीजों में जो रेगुलर, काफी शादियां भी जो नहीं हुई थी वो शादियां भी हुई, और जो सोशल चेंज और प्रोटेक्शन, या तो जो हम SMS बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटेशन, उसका यूज भी कम 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 होता गया, और वायरस पूरा गया नहीं था। तो इसीलिए ये बहुत जरब से बढ़ रहा है। दूसरा, ये जो नए म्यूटेशन आए, वो हम पढ़ रहे थे कि प्रदेश में हुए हैं, बट हमारे वहाँ इतनी यंत्रणा नहीं है कि जो म्यूटेशन का पूरा टेस्टिंग हो पाए, और टेस्टिंग से हमें पता चले कि ये म्यूटेशंस कैसे हो रहे हैं और कितने ये सीरियस हैं और इससे क्या होगा। तो ये 2-3 कारण में मैं जरूर कहूंगा कि हमने ज्यादा तैयारी करनी चाहिए थी। जैसे वो एक हिंदी सिनेमा बताया कि एनिमी वापस आता है। पहले हमें लगता है कि हम लड़ाई जीत गए, लक्ष्य सिनेमा में बताया था कि हम लड़ाई जीत गए, बट एनिमी फिर से वापस आता है और अटैक करता है। वैसे हुआ, और हम उसको हैंडल करने में अभी बहुत ही मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आभार, बहुत बहुत आभार।